नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रजनन के बारे में। प्रजनन क्या होता है, पहले इसकी हम परिभाषा सीखेंगे। उसके बाद मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होगी। अतः सभी से अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें, अन्यथा आपको कहीं मिस हो गया तो समझ में कम आएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले हम जनन की परिभाषा सीखेंगे। जनन क्या है तो ध्यान दें, रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसे इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन को हिंदी में जनन कहते हैं। आप डेफिनेशन इसकी लिखेंगे तो जनन द्वारा कोई भी जीव, अब जीव की बात करेंगे तो वो चाहे वनस्पति हो सकती है या फिर हमारा जीव जंतु हो सकते हैं। तो जनन के द्वारा कोई वनस्पति या जंतु अपने ही सदृश, मतलब खुद के ही जैसा संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, अर्थात संतति उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। और ये जनन जो है सजीवों का प्रमुख लक्षण है। आप समझ पा रहे होंगे, जनन सजीवों का क्या है, ये आनुवांशिक लक्षण ही मान लीजिए। तो ध्यान दें, आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। तो चलिए, यानी नंबर 1 आप देखेंगे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी पुरुष जनन तंत्र क्या है। इसका हम थोड़ा रफली एक डायग्राम बनाएंगे जिसको आप देखेंगे, इसके नाम इत्यादि को समझें, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो हम पुरुष जननांग अर्थात पुरुष जनन तंत्र को हम बनाएंगे तो पहले ये जो आपके देख पा रहे हैं, ये दो टेस्टिस होते हैं, ये दो होते हैं टेस्टिस। ये ओनली मेल कैंडिडेट में पाए जाते हैं। मतलब यह है कि ये केवल पुरुष प्रजाति के प्राणियों में पाए जाते हैं, टेस्टिस। इन्हें इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं और हिंदी में वृषण कहते हैं। हिंदी में वृषण कहते हैं। ये टेस्टिस जो होते हैं सभी ज्यादातर प्राणियों में, मेरे हिसाब से तो लगभग 100% प्राणियों में ये टेस्टिस उनकी बॉडी से बाहर होते हैं। वृषण बॉडी से बाहर क्यों होते हैं, प्रश्न इस बात का है कि ये बॉडी से बाहर क्यों होते हैं। तो बॉडी से बाहर होने का रीजन ये है कि यह बॉडी के टेम्परेचर से, जो इनके अंदर होता है शुक्राणु, वो बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर जीवित रह सकते हैं। यानी पुरुष कैंडिडेट में जो शुक्राणु होते हैं वो बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर जीवित रह पाते हैं। तभी गॉड ने सोचा कि यदि इनको बॉडी में रखेंगे तो ये तो मर जाएंगे और प्रजनन तंत्र काम नहीं करेगा। इसलिए गॉड ने सोचा कि इनको बॉडी से बाहर रखना चाहिए और इनको बॉडी से बाहर लटका दिया गया। ये पुरुष कैंडिडेट में दो होते हैं, इनको कहते हैं टेस्टिस, हिंदी में वृषण कहते हैं। इनके अंदर जो है शुक्राशय होता है। क्या होता है? शुक्राशय, जिसे हम शुक्राशय कहते हैं। समझिए इधर, शुक्राशय जो होता है इसी के अंदर शुक्राणु भरे होते हैं। क्या होते हैं? शुक्राणु। ये शुक्राणु प्रत्येक व्यक्ति के 1 महीने के, लगभग 1 महीने के खान पान से बनता है। आप सोच रहे होंगे कि 1 महीने में शुक्राणु बनेगा तो फिर बच्चे पैदा करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रक्रिया आपकी जो होती है, ये आज का जो खाया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द साइंस, जो आज हमने खाया है वो 1 महीने में वीर्य बनता है।
इसके वीर्य बनने की भी आपको हम एक पैराग्राफ दे रहे हैं, इधर लाइन बाई लाइन लिख देते हैं कि वीर्य किन किन के माध्यम से बनता है, स्पर्म बनता कैसे है, यानी वृषण के अंदर शुक्राणु किस प्रकार से बनता है। तो देखो, प्रथम बार कहता है कि जब कोई हम खाना खाते हैं तो हमारी लीवर द्वारा उस भोजन का रस ले लिया जाता है, तो सर्वप्रथम रस बनता है। क्या बनता है? रस। और वही रस का जब पाचन हो जाता है तो वो रक्त बनता है। रस से रक्त बनेगा, रस के बाद रक्त बनेगा, और रक्त जब बन जाता है तो फिर तृतीय स्तर पर मांस बनता है। मांस यानी जो हमने खाना खाया है उसका पहले रस बनेगा, रस निकलेगा और हमारे लीवर में जाता है, वहां से फिर रक्त बनता है, रक्त के बाद फिर मांस बनता है, और मांस के बाद मैदा बनता है। मैदा आप समझ पा रहे होंगे मैदा क्या होता है। तो मैदा आपके 41% के लगभग रहता है। ये आपकी मांस का ही एक पार्ट मान लीजिए, ये बॉडी में लगभग 41% रहता है। उस मैदा बनने के बाद में आपका 5th पोजीशन पर बनता है जिसका नाम है अस्थि बनता है। और अस्थि के बाद ये मैदा नहीं, ये 41% मांस बनता है। बॉडी का लगभग जो रक्त बना उसमें से 41% पूरी बॉडी पर मांस का होता है। उसके बाद मैदा बनता है, उसके बाद अस्थि बनता है। अस्थि जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, बताना तो? अस्थि को वॉन्स कहते हैं। वॉन्स मतलब हड्डियां, अस्थियां। ठीक है। नेक्स्ट आपका उसके बाद 6 मज्जा बनता है। मज्जा बनता है, और उसके बाद 7th पोजीशन पर बनता है वीर्य। मज्जा के बाद बनता है वीर्य। तो ध्यान दें, ये आपका इस पोजीशन में पहले रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, फिर मैदा, अस्थि, मज्जा, और इस तरीके से वीर्य का निर्माण होता है। तो आप समझ पा रहे हो ये प्रक्रिया लगभग 30 दिन की है, जो खाना को खाने के बाद वीर्य तक बनता है। अतः हमारा जो औषधि विज्ञान है वो उसके अनुसार तो वीर्य एक अमूल्य रत्न है। इसको व्यर्थ गंवाना ये युवाओं की एक मूर्खता होती है। अर्थात इस वीर्य को बनने में 30 दिन 4 घंटे लगते हों, उससे हम अपनी हरकतों से कहीं ना कहीं बेकार करते रहते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, इसको बचाइए, क्योंकि इस वीर्य की वजह से ही आपके मस्तिष्क पर तेज और बॉडी में स्फूर्ति रहती है। ये हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में एक चमक देने का काम करता है। वीर्य जो होता है आपका, ये सफेद रंग का गाढ़ा द्रव होता है, चमकीला सफेद रंग का गाढ़ा द्रव। आपको पूछा जाएगा, कभी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से कि वीर्य किस रंग का होता है, तो आप बता सकते हैं ये सफेद रंग का गाढ़ा कांच जैसा दिखने वाला एक लिक्विड होता है। लिक्विड तो नहीं, इसको हम प्लाज्मा टाइप से कह सकते हैं। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए इसको रफ करते हैं। इसको रफ कर देंगे तो हम वहीं उसी पॉइंट पर आते हैं कि हमारा जो शुक्राणु होते हैं वो किस नली के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ शुक्राणु जिस नली से बाहर निकलते हैं उस नली को हम कहते हैं इंग्लिश में वेस डिफरेंस। क्या कहते हैं? वेस डिफरेंस। यहाँ थोड़ा बन नहीं पा रहा है, डिफरेंस की स्पेलिंग आप जानते हैं। वेस डिफरेंस को हिंदी में शुक्र वाहिनी कहते हैं। इन्हें हिंदी में शुक्र वाहिनी कहते हैं। ध्यान दें, तो आप क्लियर हुआ कि पुरुषों में 2 टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस के अंदर होता है शुक्राशय, उसमें होते हैं शुक्राणु। ये शुक्राणु लगभग, यानी जब कभी भी हमें कोई बच्चे पैदा करने होते हैं
उस कंडीशन में शुक्राणुओं की लगभग 7 ml मात्रा होनी चाहिए। 7 ml से कम यदि कोई शुक्राणु है तो वहां कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन में आपको प्रॉब्लम आएगी। उस कंडीशन में हो सकता है कि जो बच्चा है वो बनने में असमर्थ रहेगा, अर्थात भ्रूण नहीं बनेगा। तो ध्यान दें, ये शुक्राणु जो होते हैं कम से कम 7 ml होना चाहिए। यही शुक्राणु वेस डिफरेंस के माध्यम से, इस नली के माध्यम से इधर पेनिस से बाहर निकल जाते हैं। ये हमारा पेनिस है, यह है पेनिस। इसे हिंदी में पेनिस, इसे हिंदी में थोड़ा बन नहीं पा रहा है यहाँ। पेनिस हुआ ये आपका, इसे हिंदी में शिशन कहते हैं, शिशन, इसे हिंदी में शिशन कहते हैं। तो ये आपका ये क्लियर हुआ मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये जो है ये आपका जो वेस डिफरेंस है, इससे जब वीर्य बाहर निकलता है, अर्थात शुक्राणु बाहर जब निकलते हैं तो इनको रास्ता कौन देता है? भाई ऐसे तो कभी भी निकल के जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हर वक्त तो नहीं जाते। जब कभी भी आपके एक बॉडी में एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ये होता है, ये बदबूदार हार्मोन्स होता है, और ये जब एक्टिव हो जाता है ना तब लोगों को परेशान करता है। तब वो इसके बाहर शुक्राणु को ले जाता है, अर्थात वो हार्मोन्स लहसुन, प्याज या मिर्च अधिक खाने से ये एक्टिव हो जाता है। जिस ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस जब एक्टिव हो जाएगा वो इसको एक्टिव कर देता है। ओके, तो ये बाहर निकलने लगता है। बाहर निकलेगा तो इसको रास्ता देने के लिए यहाँ एक मान लीजिए एक बाउंड्री होती है जिसको हम प्रोटेस्ट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एक ग्रंथि होती है यहाँ ये वाली, जिसे हम प्रोटेस्ट ग्लैंड के नाम से जानते हैं, प्रोटेस्ट ग्रंथि। ये प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होती है ये वीर्य को बाहर निकलने से रोकती है, और यही इधर से आपका किडनी जुड़ा होता है, इधर आपका किडनी जुड़ा होता है इससे। तो जब व्यक्ति टॉयलेट करता है तो ये टॉयलेट को रास्ता देता है, वो है प्रोटेस्ट ग्लैंड। और जब कभी भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है हमारा एक्टिव हो जाता है तो वीर्य को बाहर निकलने की रास्ता भी देता है प्रोटेस्ट ग्लैंड। बात क्लियर हुई कि नहीं? प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या है, टेस्टिस क्या है, शुक्राणु क्या है, शुक्राशय क्या है, बेस डिफरेंस क्या है जिसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं, पेनिस क्या है जिसे शिशन कहते हैं, ये वाली बात क्लियर हुई। यानी मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, यही हम इसको थोड़ा समझते। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी, देख लिया है कि नहीं? यस। अब जब कभी भी मान लो कि पुरुष नसबंदी, आपने सुना होगा पुरुष नसबंदी होती है, तो नसबंदी के समय भी पुरुष का कौन सी वाली नली काट दी जाती है जिसकी वजह से वह बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो जाता है। तो उसमें यही नली को काट के और जोड़ दिया जाता है जिससे वह नसबंदी, जिसे नसबंदी कहते हैं, नसबंदी करने की प्रक्रिया को वैस्कोटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैस्कोटॉमी। ये नसबंदी है। अब क्लियर हो गया कि नहीं? वैस्कोटॉमी प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें पुरुषों के साथ और नस को काट करके और उनको बंद कर दिया जाता है जिससे वह बच्चे पैदा करने में असमर्थ रहेगा। यह हमारा मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम था। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसे सीखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑफलाइन कोचिंग में आप इसको थोड़ा ठीक से नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वहाँ तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लोग इसको ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि मादा रिप्रोडक्शन सिस्टम में कुछ बाकी नहीं रह जाएगा, और कुछ रह भी जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम।
आप कुछ इस तरीके से होता है। लाओ हम चेक कर लेते हैं, बनाते हैं। इस तरीके से ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम जो बन रहा है, आप देख पा रहे हैं ये चित्र, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। हम कोशिश करते हैं कुछ अच्छा बनाएं। आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं, तो आप अपना बना लेना। ठीक है, ये फीमेल पार्ट है, यानी फीमेल का इंटरनल पार्ट है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो होता है इसे हम यूटेरस कहते हैं। यूटेरस मीन्स होता है गर्भाशय। ये फीमेल का गर्भाशय होता है। गर्भाशय जो होता है, इसके इधर आप जो देख रहे हैं ये रास्ता, इसे हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। हिंदी में इसको शॉर्ट में एफटी नाम से जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स को हम हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स को अंडवाहिनी कहते हैं। उसके बाद यहाँ आपका जो देख पा रहे हैं ये भाग, ये आपका ओवेरी होता है। ओवेरी, ओवेरी का मतलब होता है अंडाशय। ओवेरी का मतलब हुआ अंडाशय। और ये अंडाशय जो होता है, इसके अंदर होते हैं ओवम, अर्थात इसके अंदर छोटे छोटे ओवम होते हैं। ओवम को हिंदी में अंड कहते हैं या अंडाणु कहते हैं। तो ध्यान दें, ये आपका जो अंडाशय है ये दो तरफ होता है, इधर भी है आपका और इधर भी होता है। ये अंडाशय जो होते हैं आपके, वो आपके दोनों तरफ होते हैं। इनके अंदर अंडाणु भरे होते हैं। इन अंडाणु का टाइम पीरियड होता है, ये महीने में एक बार इधर पैदा होंगे तो दूसरी बार इधर, अर्थात ये मंथली साइकिल चलता है इनका। एक महीना, जैसे मान लो कि दिसंबर में इधर है तो जनवरी में इधर होगा। अब महिलाओं में ये साइकिल हर महीने चलता है, परंतु पुरुष के दोनों टेस्टिस एक साथ काम करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि पुरुष के जननांग का मुख्य भाग कौन सा है, वो टेस्टिस है। और इधर पूछा जाए कि मादा का मुख्य जननांग कौन सा है, तो आप कह सकते हैं वो आपका अंडाशय है। तो ध्यान दें, अंडाशय के अंदर अंडाणु भरे होते हैं। ये मंथली साइकिल चलता है, एक महीने इधर पैदा होंगे तो दूसरे महीने इधर पैदा होंगे। लेकिन अंडाणु के अंदर, अंडा के अंदर बिल्कुल भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इसको खुद चलने की क्षमता नहीं होती। परंतु पुरुष के तो शुक्राणु इधर आराम से चल सकते हैं। अब देखेंगे हम आगे, इसी समझेंगे, उसके बाद समझ में आएगा ठीक से। तो ये है आपके अंडाशय, और अंडाशय के अंदर होते हैं अंडाणु। जब अंडाणु भर जाते हैं इस अंडाशय में, तो वो कहीं ना कहीं इधर चलने लगते हैं। जब ऊपर की तरफ चलने लगते हैं तो यहाँ इस नली को कहते हैं हम फैलोपियन ट्यूब्स या अंडवाहिनी। तो ये मान लो कि इधर हम बात करेंगे कि अब महीना है जनवरी का, तो जनवरी के महीने में किसी व्यक्ति के शुक्राणु इधर आए। ये जहाँ से शुक्राणु एंट्री करता है, इस स्थान को क्या कहते हैं? मतलब आप सोच रहे होंगे कि सिसन जो होता है, पेनिस होता है, ये फीमेल का मुख्य पार्ट है। बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। ये मुख्य पार्ट नहीं है, मुख्य पार्ट है टेस्टिस, और फीमेल का मुख्य पार्ट है अंडाशय। ये भी नहीं, इसको हम ग्रीवा, यहाँ ग्रीवा होता है, इसको इंग्लिश में वजाइना कहते हैं। वजाइना कहते हैं। वजाइना को हिंदी में योनि कहते हैं। तो जब शुक्राणु वजाइना से एंट्री करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ जाके फैल जाएगा। गर्भाशय में फैलता है, परंतु शुक्राणु में खुद चलने की क्षमता होती है, अर्थात शुक्राणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक भाग सकता है। शुक्राणु क्या करेगा, यहाँ जैसे ही पहुंचता है, योनि से अंदर प्रवेश करेगा, तो यहाँ जाने पर यह इधर भागेगा या फिर इधर भागेगा
या फिर इधर भागेगा। इसके साथ 3 दिशाएं होती हैं तो तीनों दिशाओं में अपना भागेगा, और भागने पर जहां मान लो कि अभी महीना चल रहा, ये इधर वाला ये आपका अभी काम नहीं कर रहा, मैंने बताया 1 महीने में एक बार एक तरफ का काम करता है। तो आप ध्यान देंगे, अब मान लो कि इधर वाला पोजीशन काम कर रहा है, अंडाणु इधर है, तो अब इधर जाएगा जो, वो तो आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर अंडाणु मिलेंगे ही नहीं उसको। अंडाणु नहीं मिलेगा तो कोई भी रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया पूरा नहीं होने वाला, अर्थात अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिल पाएगा। अब हम इधर की बात करेंगे, इधर चला जाएगा, वो आपका लॉस हो जाएगा, वो भी मर जाएगा, क्योंकि इनका जीवन काल, शुक्राणु का जीवन काल कुल 20 मिनट्स होता है। जब आफ्टर रिलीजिंग, यानी यहाँ रिलीजिंग होने के बाद में 20 मिनट के बाद शुक्राणु मर जाता है, तो उसी समय में यह शुक्राणु इधर जाएगा। इधर जब जाएगा तो यहाँ अंडाणु होते हैं, हमने आपको बताया कि शुक्राणु, इसमें अंडाणु यहाँ तक भर जाते हैं। तो ये एक शुक्राणु का चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ। ये इस टाइप का होता है, जिसमें पूंछ होती है, इस टाइप का होता है, पूंछ होती है, ये पूंछ होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं। ये आपका फेस होता है, बीच में मिडिल मध्य भाग होता है, बीच पे आपका अंतिम भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं शुक्राणु के। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये ऑटोमेटिक अपने आप चल सकता है और चल के अपने अंडाणु से जाकर मिल भी सकता है। अंडाणु यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है, आपको बता दिया है। अब शुक्राणु यहाँ से चलेगा और अंडाणु से मिलेगा। तो जब शुक्राणु अंडाणु से मिलने जाएगा तो रेस में जो सबसे पहले पहुंचता है, रेस में जो शुक्राणु सबसे पहले अंडाणु से मिल जाएगा, बस वहीं से आपका भ्रूण बनना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? यानी इतने सारे शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं की संख्या लगभग 20 लाख से भी ज्यादा होती है। यानी 7 ml शुक्राणु में 20 लाख से ज्यादा शुक्राणु पाए जाते हैं। जो टोटल आपका वीर्य होता है 7 ml होना चाहिए, उसमें से लगभग 20 लाख से ज्यादा होते हैं। बहुत सूक्ष्म होते हैं। उनमें से जो एक है ना, केवल एक शुक्राणु और एक अंडाणु के मिलने से ही किसी भ्रूण का निर्माण होता है जी। अब क्वेश्चन इस बात का है कि फिर वो कौन सी पोजीशन होती है जिस पोजीशन में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। जब एक अंडाणु एक शुक्राणु से मिलता है तो आप समझ चुके हैं कि इसमें आपका एक बच्चा या भ्रूण पैदा होगा। परंतु वह कौन सी पोजीशन होती है जिसमें जब 2 अर्थात जुल्हा पैदा होते हैं, तो ध्यान देंगे जब 2 शुक्राणु एक रेस में, जैसे एक रेस में 2 शुक्राणु चलेंगे, यहां से अभी एक जा रहा था तो एक बच्चा पैदा हो रहा था, अब 2 शुक्राणु जाएंगे। ये 2 शुक्राणु जाकर के किसी एक अंडाणु से मिलेंगे तो जुड़वा बच्चे होंगे। ये 2 शुक्राणु किसी एक अंडाणु से मिलेंगे तो जुड़वा बच्चे तो होंगे, बट उनके चेहरे एक जैसे नहीं होंगे। जुड़वा बच्चे पैदा होंगे जब 2 शुक्राणु एक अंडाणु से मिलते हैं तो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, परंतु उनकी शकल मैच नहीं करती होगी। अब जस्ट अपोजिट हम बात करेंगे कि फिर शकल मैच वाले कौन से होते हैं वो, तो उसमें यह रहता है कि आपका जब एक शुक्राणु 2 अंडाणु से मिलेगा, ये 2 अंडाणु हैं, इनसे सबसे पहले जाके मिल जाएगा, ये दोनों से एक दूसरे से चिपके हों ऐसे अंडाणु, तो ये बीच में जाके इनसे मिलेगा। उस कंडीशन में जो भ्रूण बनेगा वो जब बड़ा होगा तो उसकी शकल मैच खा रही होगी, यानी एक दूसरे के जैसा होगा। तो इसलिए हम आप समझ चुके हैं कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम ये रहा। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में छापिए। इधर देख लेंगे, ये हमारा फीमेल पार्ट है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में छापना। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये अंडाशय है, अंडाशय में अंडाणु होते हैं। ये शुक्राणुओं से, शुक्राणु जब वजाइना से प्रवेश करके गर्भाशय में छोड़ दिए जाते हैं तो गर्भाशय में जाने के बाद शुक्राणु मर जाते हैं, क्योंकि कुछ इधर चले जाएंगे वो मर जाएंगे, इधर चले जाएंगे वो मर जाएंगे। जो इधर जाएगा अर्थात जिधर अंडाणु पैदा हुए होंगे उधर जाएगा तो ये जीवित रहेगा और एक दूसरे से मिलकर के एक भ्रूण का निर्माण करता है।
तो इस प्रकार से आप मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में सीख चुके हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। अब प्रश्न इस बात का है कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है और मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, इसमें से कौन जिम्मेदार है बॉयज या गर्ल्स अर्थात मादा और पुरुष को पैदा करने में। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लिंग निर्धारण होता है वो कहीं ना कहीं उसके जनक द्वारा होता है। जनक कौन होता है? फादर होते हैं। तो ध्यान दें, जो बच्चों का लिंग निर्धारण करता है वो उसका फादर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य में कुल 24 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। उनमें से एक गुणसूत्र होता है जो कहीं ना कहीं संतान उत्पन्न करने के लिए होता है, जो पुरुष में XY और मादा में XX पाया जाता है। तो ध्यान दें, लिंग निर्धारण का काम केवल पुरुष कैंडिडेट करता है, महिला इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि महिला के पास केवल और केवल मादा उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जबकि पुरुष के पास X और Y, X फॉर समझ पा रहे होंगे मादा और Y फॉर पुरुष, तो इसमें से ये लिंग निर्धारण करता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हुआ कि लिंग निर्धारण कौन करता है? पुरुष कैंडिडेट करता है। अब हम इस बात की करेंगे कि कभी कभार जब ये महिला का रिप्रोडक्शन सिस्टम डैमेज हो जाए तो फिर क्या होगा। मान लो कि किसी महिला का ये नली इतनी पतली है, ये फैलोपियन ट्यूब्स इतना पतला है कि इसमें से होकर के गर्भाशय से जो शुक्राणु है वो अंदर प्रवेश न कर पाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्या उसके बच्चे पैदा नहीं होंगे? क्या वो महिला कभी जिंदगी में अपनी लाइफ में कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती? यस, कर सकती है, क्योंकि इसके लिए हमारे औषधि शास्त्र और हमारे विज्ञान में, बायोलॉजी में इसका वर्णन किया गया है कि इसके लिए हमारे डॉक्टर्स ने रिसर्च किया और उस रिसर्च में पाया कि टेस्ट ट्यूब बेबी नाम से एक प्रक्रिया को अपनाया। टेस्ट ट्यूब बेबी, ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है इसके बारे में आप बहुत सुने होंगे, परंतु आपको नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, जब किसी महिला का ये फैलोपियन ट्यूब्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाए, ये पतला होता है, किसी का इतना पतला होता है कि इससे होकर शुक्राणु नहीं जा सकते, इस कंडीशन में यह भी खराब होता है तो वह इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे पैदा कर दे। तो वो क्या प्रक्रिया क्या है समझिए। इसमें क्या होता है कि ये पुरुष के शुक्राणुओं को और मादा के अंडाणुओं को किसी एक परख नली में रखा जाता है। मान लो ये कोई परख नली है, परख नली है जो कांच की बनी होती है। इस कांच की नली में मादा के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं और इनके साथ निषेचन करवाया जाता है। ये निषेचन क्या होता है? निषेचन मादा का शुक्राणु और मादा का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु जब आपस में मिलता है तो उस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं या निषेचन कहते हैं। यह निषेचन प्राकृतिक रूप से कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब्स में होता है, यहाँ होता है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि निषेचन क्या है? यह है मादा जननांग में किस स्थान पर संपन्न होता है? तो उसका सही जवाब होगा फैलोपियन ट्यूब्स या अंडवाहिनी। अब इधर देखेंगे हम, परख नली में मादा के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणुओं को छोड़ दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि जब वो आपस में मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, एक से एक मिल सकता है, दो से दो मिल सकते हैं, हो सकता है, परंतु जब मिलते हैं तो वो किसी न किसी भ्रूण का निर्माण करेंगे, यानी जायगोट का निर्माण करते हैं, जायगोट बनाते हैं। जब ये जायगोट बनता है तो इसी जायगोट को उठा के डॉक्टर इसी नली के माध्यम से गर्भाशय में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वह मां बन जाती है, जबकि उसका ये फैलोपियन ट्यूब्स बंद था।
तो फिर भी मां बन गई। इस प्रक्रिया को हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाए कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है तो आप बता सकते हैं। तो भारत की सर्वप्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो हर्षा चावड़ा है, जिनका जन्म 6 अगस्त 1986 को हुआ था मुंबई में। तो ध्यान दें, भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी समझ में आ गया। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है ये समझ चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, एक और प्रश्न आता है सैरोगेट मदर के बारे में। ये सैरोगेट मदर क्या होती हैं? तो सैरोगेट मदर उन मदर्स को कहा जाता है जो अपनी गर्भाशय को किराए पर दे देती हैं। आप सोच रहे होंगे किराए पर भला गर्भ कौन देगा, किसको देगा और कैसे दिया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि हाँ, किराए पर गर्भ को देने का मतलब यह है कि कोई भी मॉडल्स जो नहीं चाहती कि वह बच्चे के दुख दर्द और पीड़ा को खुद अपनी बॉडी पर सहन करे, तो उस कंडीशन में वह मॉडल्स किसी गरीब बेचारी को अपना गर्भ, अपना जो भ्रूण होता है वो उसमें स्थानांतरित करवा देती है। वो किस प्रकार से करवाते हैं? बस सेम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया को अपना करके भ्रूण यहाँ जब बन जाता है, उसी भ्रूण को उठा करके इस भ्रूण को ले जाकर वह किसी माँ के गर्भाशय में रखवा देती है, जिसकी एवज में उसको 1-2 लाख रुपए दे देते हैं और वह माँ उस बच्चे को पाल पोस कर, अर्थात पेट में 9 महीने तक उसको रख करके जब पैदा कर देती है, उसके बाद ये उनसे ले लेते हैं। हालांकि ऐसा भारत देश में कोई कानून नहीं है, परंतु फिर भी दुपे छिपे सैरोगेट मदर हमारे इंडिया में बहुत से हैं, जिसमें माना जाता है कि उड़ीसा राज्य में, भारत के उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा सैरोगेट मदर होती हैं, परंतु ये गैर कानूनी है, इसके लिए कोई कानून नहीं है। सैरोगेट मदर क्लियर हुआ कि नहीं? तो आप समझ पा रहे हैं सैरोगेट मदर क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, यानी पुरुष प्रजनन तंत्र क्या है और मादा जनन तंत्र क्या है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आज दीपावली का प्रथम दिवस है, आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल DS रिसर्च सेंटर की तरफ से मैं स्वागत करता हूं और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।